यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। गेम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं अनीता भारती जी से। अनीता भारती जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। जय भीम। जय भीम। इससे पहले कि अनीता भारती जी से मैं बातचीत प्रारंभ करूं, बताना चाहूंगा कि अनीता भारती एक जानी मानी दलित लेखिका हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारी काम कर रही हैं। वो तमाम एक्टिविस्ट का काम तो कर ही रही हैं, साथ में कविता, कहानियां और निबंध हर विधा पर लगातार लिख रही हैं। आज उनसे हम बातचीत करेंगे। अनीता जी, आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, आप खास तौर पर कहाँ के रहने वाले हैं और कैसा आपका बचपन बीता? देखिए, मेरा जन्म जो है वो दिल्ली का है और दिल्ली में सीलमपुर क्षेत्र का है। मेरे माता पिता, मेरे पिता का नाम श्री दुलारे लाल भारती और माँ का नाम जावित्री देवी। दोनों ही यूपी के गांव से थे। और मेरे पिता जो थे वो वो कहते थे कि उनकी काफी जमीन थी गांव में। लेकिन उनकी जमीन को धोखे से वहाँ के जो राजपूत जाति के लोग थे उन्होंने हड़प लिया और मेरे चाचा को जहर दे के मार डाला था। तो मेरे जो दादा थे, मतलब मेरे पिताजी के चाचा को जहर दे के मारा था, तो मेरे बाबा जो थे, मेरे दादाजी, अपने दोनों बच्चों को लेकर के, मेरे पिता को और अपने मतलब मेरे चाचा को लेकर के जान बचा करके। और दादी तो थी नहीं हमारी, मतलब पर दादी थी लेकिन दादी नहीं थी, तो लेकर के आ गए थे। और वो जब आए तो यहाँ पर दिल्ली के जामा मस्जिद के इलाके में रहे। जामा मस्जिद के इलाके में मेरे जो बड़े भाई बहन थे, जिसमें कि मेरी बहन, मेरा सबसे बड़ा भाई मनोहर, फिर उससे छोटी रजनी दी, फिर उससे छोटा अशोक और पुष्पा। ये तो जामा मस्जिद में हुए। और लेकिन तब तक हम लोग यहाँ जामा मस्जिद से हट करके किराए पे सीलमपुर में आ गए थे, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ। इसके बाद और हमने तो रघुवरपुरा चले गए, तो वहाँ मेरे 2 छोटे भाइयों का जन्म हुआ। तो मेरा जन्म बेसिकली दिल्ली का है। मेरी पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली की है। मैंने प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी, फिर कॉलेज भी, फिर टीचर ट्रेनिंग भी, सब कुछ मेरा डीयू का है। और आगे जो मेरी एमए और बीएड, सब कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी का रहा। तो मेरे पास मैं एक शहरी, जिसे कहेंगे एक शहरी दलित हूँ। और हमारे पिताजी कभी लेके नहीं गए, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा हम सारे भाई बहन थोड़े से जागृत चेतन हो चुके थे अपने अधिकारों के लिए। तो मेरे पिता को लगता था कि अगर मैं अपने इन पढ़े लिखे बच्चों को ले जाऊंगा तो फिर वही झगड़े वाली बात थी जो सालों पहले हुई थी। तो वो हमें कभी गांव लेके नहीं गए। लेकिन उन्होंने हमें, हमारे माता पिता ने हमें पूरी एजुकेशन दी। और पूरे अम्बेडकराइट तरीके से वो सोचते थे कि लड़कियों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है सारे बच्चों को। तो उस तरीके से हमारा पोषण एक निर्भीक और उस तरह के माहौल में जहाँ पर कोई खौफ नहीं होता, परिवार में मार पिटाई जैसा कोई इशू हमारे घर में रहा नहीं। तो हमारे माता पिता ने बड़े प्यार से हमें पाला। और हालांकि मेरी बीमार रही, मेंटल काफी उनको मानसिक बीमारी थी, तो लेकिन बावजूद उसके हमारे परिवार में पलने बढ़ने और आगे बढ़ने के खूब मौके मिले हमें। तो आप इस तरीके जी नहीं, तो मैं इस तरीके से कह रही हूँ, जिस तरीके से जो पूरे परिवार पे मेरे पिता जो थे, मेरी मदर, जब मैं 7th क्लास में थी तो उन्होंने मुझसे अपनी आत्मकथा लिखवाना शुरू किया था। तो उन्होंने जो बताई वो मेरे पटल पर रह गई। जैसे वो बताते थे कि हमारे पिताजी जो थे वो रात को लैंप की रोशनी में मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाते थे। और मेरी मदर जो थी बहुत अच्छे से, मतलब जिसे कहेंगे कि जो एक दलितों की इमेज पेश की जाती है कि वो ऐसे रहते हैं, गंदे रहते हैं, लेकिन मेरी मदर को मेरी जो यादों में है बहुत ही ज्यादा स्मार्ट सुथरी, और शायद उस समय कट स्लीव का वो भी नहीं चला था, उस समय वो पहना करती थी। बहुत वो 5th क्लास पास थी। तो हमारे यहाँ एक अलग तरह का माहौल था, जिसमें बहुत तरह के लोग घर में आते जाते थे,
फिर मेरे पिताजी जो वो उन्होंने जो जातिगत पेशा था वो कभी किया नहीं, और वो जब उनकी भी पढ़ाई जामा मस्जिद के क्रिश्चियन स्कूल में हुई 5वीं क्लास तक, लेकिन बाद में अच्छा। हमारे बाबा को पढ़ने नहीं दिया। और हालांकि उन्होंने, मेरे पिता ने एक छोटी सी अपने आत्मकथा लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रिंसिपल उनके घर आ गए थे कहने के लिए कि बच्चा आपका होशियार है, इसे पढ़ाओ। पर मेरे दादाजी को शायद पढ़ाई का इतनी अहमियत मालूम नहीं थी, तो उन्होंने मेरे पिताजी की पढ़ाई छुड़वा दी और एक दर्जी के यहाँ बिठा दिया। बाद में मेरे पिताजी जो थे उन्होंने टेलरिंग सीखी और हजारों बच्चों को, दलित बच्चों को टेलरिंग कटिंग सिखाई। तो वो जातिगत पेशे से तो उन्होंने बहुत पहले मुक्ति पा ली थी, और जो जातिगत पेशे से मुक्ति पा लेता है उसमें चेतना अपने आप से आती है, ये तो मेरा मानना है, जो कि हमारे परिवार में आई। हमारे परिवार के साथ साथ और भी परिवारों में उन्होंने इस चेतना को भरा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि, और अच्छी बात यह है कि आपके सभी भाई बहन पढ़े लिखे आगे बढ़े। अशोक जी तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अशोक भारती, और रजनी जी को तो सभी जानते हैं, मैं भी उनसे काफ़ी मिलता रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि आपको दिल्ली में रहते हुए एक दलित लड़की होने के नाते पढ़ाई लिखाई में या सामाजिक रूप से किसी प्रकार की कोई जाति प्रताड़ना का सामना करना पड़ा क्या? बहुत बार करना पड़ा मुझे जाति। जैसे देखिए, मैं तो जब मैं छोटी थी तो असल में क्या होता है कि हमारा जो आर्थिक ढांचा है वो बहुत हमारे दलित परिवारों का बहुत कमजोर होता है, और उसमें क्या है कि बहुत पैसा कम होता है, जिसके जो हमारे परिवारों में दिखता है। अब ये पैसा कम होना, आपके पास ड्रेस नहीं होगी, आपके पास कपड़े नहीं, आपके पास वर्दी नहीं होगी, आपके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं होगी, कॉपियां नहीं होगी, फिर आपसे दूसरे बच्चे जो है वो आपको हे दृष्टि से देखेंगे। तो ये होता है, और ये हमारे साथ सिर्फ बच्चे ही नहीं आपस में भेदभाव करते, टीचर तो बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने अपने जैसे कि मैं जब 8वीं 9वीं में थी, तो बल्कि मैं छठी में थी, तो हम जिस स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पर बहुत प्रेशराइज किया जाता था कि एकदम प्रेस किए कपड़े हो, चप्पल जूते इतने सुंदर हो, लेकिन हमारे पास तो होते नहीं थे। और हम 7 बहन थे और मेरी मदर भी बीमार रहती थी, तो आर्थिक कंडीशन हम लोग की बहुत खराब थी। एक बार मुझे याद है कि मुझे 1 हफ्ता जो है नंगे पैर स्कूल जाना पड़ा, बिल्कुल, और उस पर भी टीचर्स का दिल नहीं पिघला कि कोई बच्चा नंगे पैर आ रहा है तो इसका मतलब स्कूल आ रहा है, नंगे पैर आ रहा है लेकिन रोज स्कूल आ रहा है, तो भी उसका दिल नहीं पिघला। लेकिन ऐसे ही जब मैंने 9th क्लास में जब मैं आई तो हमारी एक टीचर हुआ करती थी इंग्लिश की, और वो जाति के नाम से बच्चों को बुलाती थी, ओ चमारी खड़ी हो जा, ओ बंगन खड़ी हो जा, ओ ऐसे हो पीछे, जो उस तरीके से वो बोलती थी तो इतना खराब लगता था कि जो ओहो। इंग्लिश कि उससे तो बहुत ज्यादा हम लोग कोसों दूर चले गए। और इसी वजह से चले गए क्योंकि जातिगत भावना टीचर्स में बहुत होती है, और अक्सर ये देखने में आया है कि हमारे समाज के जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत प्रताड़ित होते हैं, टीचर से बहुत प्रताड़ित होते हैं। सरकारी में चाहे वो मैथ के टीचर हो, चाहे इंग्लिश के टीचर हो, चाहे साइंस के टीचर हो, इसलिए अक्सर हमारे बच्चे हिंदी वगैरह ले लेते हैं। मैंने भी हिंदी एमए और हिंदी ऑनर्स ही किया, और इसका मैं तो यही कारण देती हूँ कि मेरे स्कूली जीवन में कुछ ऐसे लोग आए, इंग्लिश के टीचर ऐसे आए, मैथ के टीचर आए, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित करने की जगह डिस्करेज किया कि नहीं पढ़ना। और कास्ट के नाम से जो गालियां दी जाती है वो तो है ही। बच्चों को, अपने सहयोगियों को तो एक बार आप समझा लोगे और उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके भी मिल जाओगे, चाहे वो किसी भी जाति को, लेकिन जो टीचर आपको पढ़ाने आ रहे हो उससे आप कैसे करोगे? वो तो आपका पूरा ही अंदर जो भी पढ़ने लिखने लालसा, आगे बढ़ने की लालसा होती है, उसको कुचल के रख देती है। तो ये मेरे को बीएड में भी सामना करना पड़ा। जब मैं डीयू से बीएड करी थी तो मैंने देखा कि इतनी मेहनत करने के बावजूद हम हिंदी मीडियम के बच्चों के नंबर ही नहीं आते थे, सारे नंबर इंग्लिश मीडियम वालों के टॉप भी वही करते थे, और लेक्चरर्स के चहेते भी वही बच्चे होते थे इंग्लिश मीडियम वाले। तो बीएड में भी बड़ी नाइंसाफी हुई, और जबकि मैं मुझे बीएड में बहुत ब्राइट स्टूडेंट माना जाता था, मेरे नंबर बहुत कम आए, मुझे खुद भी शौक लगा नंबर देख के। तो ये हर जगह होता है कि हमारे बच्चे अपनी पोटेंशियल भी दिखाएं तो उनको पीछे कर दिया जाता है, किसी न किसी तरीके से उनको साजिश के तहत रखा जाता है कि क्योंकि जाति तो लिखी होती है ना, एडमिशन में लिखी होती है, एससी है, एसटी है, ये वो सब है, तो ये सही। होता है। ऐसा नहीं कि पहले ही होता है, ये अभी भी होता होगा, बिल्कुल, अभी अभी ऐसा, भी होता है। तो तो इसी में
आप जो है आपका लेखन आपने शुरू किया और खासतौर पर जो अम्बेडकरी विचारधारा से आप प्रभावित हुई, तो कहाँ से आप इस विचारधारा के लाइन में आई और लेखन वगैरह कैसे आपने स्टार्ट किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, वैसे तो हमारे परिवार में जो है वो एक खुला माहौल था। मेरे बड़े भाई जो थे मनोहर लाल मानव, वो बहुत ही मैं कहूँगी मल्टी मल्टी टैलेंटेड थे वो। और वो अपनी छोटी उम्र में 9th के बाद ही उन्होंने एक मतलब उपन्यास लिखना, कहानियां लिखना, और उस तरीके से हम लोगों से, बहनों से मतलब एक बराबर का बिहेव करना, सबसे बड़ा भाई होकर के। अक्सर परिवारों में हम्म, भाई बहनों की राह रोकते हैं, पिता तो रोकते ही है लेकिन भाई भी रोकते हैं। लेकिन हमारे हम्म, तो भाइयों ने हमें बड़ा हेल्प किया। मेरे बड़े भाई मनोहर, उसके मन में मतलब बड़े भाई के लिए, हालांकि उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई, 36 साल की एज में हो गई, 92 में। लेकिन उन्होंने इतना अपनी छोटी उम्र में ही हम लोगों को ये एहसास करा दिया कि हम लोग बिल्कुल बराबर है। जैसे मुझे याद आ रहा है, मैंने जब शादी का फैसला लिया था, तो मैंने अपने भाई को कहा कि भाई मैं शादी करना चाहती हूँ। तो मेरे भाई ने पूछा क्या है, तो और घर में थोड़ी परेशानियां हुई इसे लेके, क्योंकि लड़का जो मतलब मेरे होने वाले पति थे वो हमारी जाति के नहीं थे। तो हमारे घर में इस बात को लेकर गुस्सा था, और मेरे छोटे भाई वगैरह भी गुस्से थे, और बड़े भाई बहन भी गुस्सा थे। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा, तू कितने साल की हो गई है? तो मैंने बोला, कहते अब तू बालिग है, सिर्फ तुझे अपनी करनी है, किसी का सुनना ही नहीं है। तो इस तरह की हम्म, उनमें थी, मतलब मैं कहूंगी कि रियल जो होती है स्त्रियों के लिए, हम्म, जो क्वालिटी वाली बात होती है। बाद में मेरे भाई ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, उनको नर्स बनाया, मतलब वो फिर उनकी डेथ के बाद मेरी भाभी ने पूरी नौकरी की और अपने बच्चों को पाला। तो परिवार में मैं ये कहती हूँ कि अगर मैंने पूरी लाइफ में किसी को इस तरीके से देखा पुरुषों में, कि कोई बिल्कुल हम्म, अम्बेडकर और बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाला महिलाओं को, तो वो अम्बेडकर के बाद मुझे अपना बड़ा भाई नजर आया। और जब जी, इराक का युद्ध हो रहा था, तब भी मुझे रोका गया कि नहीं जाना, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझे बड़ी हिम्मत दी, अपना सूटकेस दिया सामान पैक करने के लिए। क्योंकि वो हम्म, उस समय इराक में, जब अमेरिका और इराक का युद्ध हो रहा था, तो वॉर शुरू हो चुका था, एम्बेसी बंद हो चुकी थी, और मेरे घर में भी सबने रोका कि नहीं जाना, मेरे पिताजी ने भी रोका। लेकिन मुझे अपने भाई की याद है, मैंने अपने भाई को कहा कि मैंने जो प्रॉमिस किया वो तुमसे निभाना पड़ेगा, नहीं तो लोग मुझे कायर समझेंगे कि अब शुरू हो गया, तब ये घर में बैठ गई। तो मुझे याद है, मेरे भाई ने मुझे अपना सूटकेस, मैं अपना सूटकेस ले रही थी, वो टूट गया। तो मैं दोबारा हम्म, वापस घर आई, तो बड़े भाई ने मुझे सूटकेस दिया कि ये लेकर के जा। तो ये एक सिंबॉलिक चीजें भी होती हैं, आपको रिच करने वाली भी होती हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भरने वाली भी होती है, आपको लड़ने की ताकत भी देती है सारी बातें। तो बाद में मेरे तो भाई आप जो है अशोक ने भी मेरी इराक बड़ी, इराक कौन से सिलसिले में आप जा रहे थे। इराक में एक्चुअली क्या हुआ था, अमेरिका ने इराक पर युद्ध किया था, और उस 90 में ये सब हुआ था। तो उस समय मैंने अपना कॉलेज एमए किया था। तो एक गर्ल पीस हम्म, टीम बनी थी, भारतीय खाड़ी शांति दल, तो उसको बेला और जॉन रेज उसको वो कर रहे थे। तो यहाँ से ये था कि पूरे विश्व में युद्ध का विरोध हो रहा था, और भारत में भी एक दल बना था, तो मैं उसमें शामिल हुई थी। तो उसमें हम लोग यहाँ से, भारत से इराक गए थे युद्ध का विरोध करने, और हम इराक के बॉर्डर पे रहे थे जुलाई और इर्दाद में 1 महीना। तो वहीं पर जो है वो हमने वहां रह करके युद्ध का विरोध किया। और विरोध करते हुए एक दिन ऐसा भी आया कि जब हमें पता चला, खुफिया एजेंसियों ने बताया होगा कि इस एक कैंप को, शांति कैंप को अमेरिका उड़ाने वाला था। जिस दिन हम लोगों को एक होटल में शिफ्ट किया हुआ, उस दिन अमेरिका ने उस कैंप को उड़ा दिया था। उसमें 16 देशों के 96 लोग थे। 16 दिन हम्म, पूरा इंटरनेशनल पीस कैंप था वो, और सब लोग रात हम्म, दिन रह रहे थे। ठीक ठीक। और आप तो कहानी भी लिखती हैं, कुछ कहानियों को पढ़ने के बाद लगता है कि आप मैं दर्शकों को, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको बताना चाहूँगा कि आप एक शिक्षिका भी हैं और सरकारी स्कूल में आप पढ़ाती हैं। तो आपकी एक कहानी, मैं तो कई कहानी आपकी पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन एक कहानी मुझे याद आती है, कोटे वाली। एक ही कोटे तो वाली। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो भेदभाव है वो आपके साथ स्कूलों में भी होता है, आपके कार्यस्थल में भी होता है, ऐसा दिखता है। तो ये कहानी के पीछे क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, या कहानी कहानी आप। ऐसा हुई
इस कहानी की एक बड़ी रोचक पृष्ठभूमि है ये, और ये हाँ। सच्ची घटना पे आधारित है, लेकिन काफी हुआ ये कि हम लोग बहुत सारे टीचर्स 12वीं क्लास के बोर्ड के पेपर चेक कर रहे थे। तो वो हम्म। हमारी टीम में हम 7-8 लोग थे, और क्योंकि वो सब अलग अलग स्कूलों से होते हैं, अलग अलग पूरी दिल्ली से होते हैं, तो जान पहचान नहीं होती। तो लेकिन हम हम्म। लोग पेपर चेक कर रहे थे, और वहां पे 2 महिला शिक्षिका बैठ करके एक बार उन्होंने बोला रिजर्वेशन के खिलाफ, दूसरे दिन भी बोला, तीसरे दिन भी बोला, मतलब उन्होंने ऐसे, ये लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो उसी में हमारी एक जो टेबल पे पेपर चेक करी थी वो टीचर, तो वो अपना बंडल पटक के खड़ी हो गई और उसने कहा कि अब मैं ना, बहुत हो गया तुम लोगों को सुनते हुए, और मैं तुम दोनों को ना जेल भिजवाऊंगी, और मेरे पति ना एसएसटी चेयरमैन के ना मेंबर है। तो उसके हम्म। बाद वो दोनों महिलाएं जो थी वो गायब हो गई, मतलब अगले दिन से वो आई नहीं। और उसी हम्म। बीच में पता चला हमारी टेबल टेबल पे जो हम 7 लोग थे वो सारों 7 तो दलित महिला थी, दलित टीचर हमारी जान हम्म। पहचान हुई। फिर हमें हम्म। उनके पेपर दिए गए चेक करने को, जब वो दोनों अधूरा काम छोड़ के भाग गई, और हमने ये हम्म। पाया कि इतने गलत पेपर चेक हुए हुए थे कि जिन बच्चों को 60 नंबर मिलने चाहिए उनको उन्होंने 90, 95, 92 ऐसे नंबर दे रखे थे। तो हमने वो हम्म। पेपर चेक, उसी पृष्ठभूमि पे मेरी जो थी वो एक थी कोटे वाली कहानी पढ़ी। लेकिन इसमें मैंने जो था वो नायिका वही बनाई, लेकिन बस एज बदल दिया उसका, और उसको हम्म। मैंने दिखाया कि किस तरीके से वो पढ़ी लिखी लड़की है और समझदार लड़की है, और वो एक आइडियलिज्म लेकर के स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है, और किस तरीके से वो हर जब भी घंटी हर पीरियड में किस तरीके से वो शिकार होती है। मतलब एक तरफ दलितों का ग्रुप है, एक तरफ नॉन दलितों का ग्रुप है, और ये जो सीट है वो दलितों की है, लेकिन वो लड़की इतनी पढ़ी लिखी है और टॉपर है। तो नॉन दलितों को लगता है कि ये हमारी कैटेगरी की है, और दलितों को लगता है कि ये इन्होंने जनरल सीट भर्ती कर ली और हमारी एससी की सीट खा गए। लेकिन अंत में वो सस्पेंस और रहस्य खुलता है, और वो लड़की ये कह के चली जाती है, मुझे तो लगता था कि स्कूल जो है वो इन सब चीज के खिलाफ होता है, लेकिन ये तो जातिवाद के अड्डे बने हुए हैं, और घंटी बज जाती है। हम्म। ये दरअसल ये रियल कहानियां हैं स्कूलों की, और ऐसा होता है। जैसे हम जब लोग खाना खाते थे टीचर्स बैठ के, तो हमारे कई साथी बोलते थे कि भाई हमने अपने बेटे को बोला हुआ है कि एक तो चमारी से और एक मुसलमानी से शादी मत करना, हम्म। मतलब से और एक मुस्लिम से शादी मत करना, और ये ओपनली बोलती थी। तो इस बात पर बहुत कई बार दुखद है। आर्गुमेंट हो जाते थे, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो जाते थे कि भाई आप लोग ये बोलते क्यों हो, क्यों बोलते हो। लेकिन उनकी जो अंदर बैठी हुई, और ये कहीं भी सुन, ये डायलॉग इतना बैठे कि जो सवर्ण लोग बैठते थे वो ये बोलते ही बोलते हैं। हम्म। उनकी जुबान को कोई लगाम देने वाला नहीं है, वो उनकी ये डायलॉग जुबान पे चढ़े हुए हैं। चले उन्हें हुए। दलित से नफरत है, उन्हें अल्पसंख्यकों से नफरत है। हम्म। तो ये सारी अच्छा। पीछे मैंने, हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने एक और जो थी वो कहानी लिखी थी, सीधा प्रसारण। तो मैंने वो हम्म। मीडिया के चरित्र पे सवाल उठाया कि कैसे आप एक दलित लड़की का जो रेप होता है उसको देखते हैं, और कैसे एक नॉन दलित लड़की का रेप होता है उसको देखते हैं। दोनों की दोनों जो मीडिया मीडिया जो है वो दोनों को कितनी अलग दृष्टि से देखती है। एक के लिए लाखों लोग जुट जाते हैं, और एक के लिए कोई उसके एफआईआर लिखने वाला भी नहीं होता है। तो लोग थाने में, मतलब थाने में गिड़गिड़ाते रह जाते हैं कि रिपोर्ट निकले। तो इस तरह की मैंने अपनी कहानियां समाज में जो लोगों के चरित्र है, या जो उनके मन में जो ब्राह्मणवाद बैठा उसके खिलाफ ही मैंने लिखा है। इनफैक्ट मैं तो अपने प्रगतिशील जो हमारे साथी बनने का ढोंग करते हैं उन पे भी मेरी 2 कहानियां, एक तो नीला सूरज लाल और एक जो है वो कवच कहानी। 2-3 कहानियां मेरी ऐसी है जो मैंने इन प्रगतिशील लोगों की खोल खोली है। अच्छा अच्छा। नीला पहाड़ लाल सूरज जो मेरी कहानी है, वो जो हमारे वामपंथी और प्रगतिशील को साथी है वो कैसे अंदर से जातिवादी होते हैं, ये उन पर कहानी है। हम्म। इस तरीके से जरूर मैंने हमारे अपना, दर्शकों को इस इन कहानियों को पढ़ना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण। आप बहुत अच्छा लिख रही हैं इस बीच में। चूंकि हम लोग का अपना ही जो ये एपिसोड है वो पर्सनैलिटी ऑफ द वीक है, और हम कोशिश करते हैं कि जो पर्सनैलिटी है उसके निजी जीवन के बारे में भी कुछ बातें आ जाएं जो दर्शक जानना चाहते हैं। तो आप बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं और वो सब क्या कर रहे हैं। अपनी शादी के बारे में भी हो सके, अगर आप कुछ बात शेयर करना चाहें तो उसको भी शेयर कर सकते हैं।
देखिए, मैंने शादी की तो ये रहा, जब मैं आपको इराक और ईरान के युद्ध के बारे में बता रही थी, तो वहीं पर मेरी जो है वो राजीव से दोस्ती हुई। और जब मैं हम्म, लौट के आई, मैं तो 1 महीने बाद लौट के आ गई थी, लेकिन राजीव 3 महीने बाद लौट के आए। वहाँ एक बच्चों का हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय कर दिया था, छोटे बच्चों का, तो राजीव उसको बनाने के उसमें वो 3 महीने बाद आए थे। तो यहाँ के हम्म, राजीव ने प्रस्ताव रखा तो शादी का। और लेकिन शादी में बड़ी दुश्वारियां थी। एक तो ये थी कि राजीव जो थे वो अलग जाति के थे और मैं दलित थी। तो राजीव के परिवार में बड़ा विरोध था कि ये शादी नहीं होने देनी। हालांकि उनका छोटे ब्रदर और उनकी एक सिस्टर वगैरह तो तैयार थे, लेकिन उनके पिता का बड़ा विरोध था कि नहीं होगा। और हम्म, और 1 साल प्रयास करते रहे, तो 1 साल बाद भी वो नहीं माने। इधर मेरे परिवार में भी विरोध था, क्योंकि कास्ट जो है, मेरे पिता और भाई को ये डर लगता था कि कहीं ये लोग, भाई हमारे पढ़ी लिखी लड़की है और कहीं ये कास्ट की गालियां देगी तो कैसे, कास्ट की गालियां घर में मिलेंगी तो कैसे झेलेगी। और ये ऐसा होता है जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारी कोई काम करने वाली है जैसे कि हम उसको गाली दे देते हैं, जमारन मतलब ये मुंह पे चढ़ी होती है लोगों के। तो मेरे हम्म, पिता, मेरे परिवार के लोगों को ये मेरे पिता, मेरे बड़े भाई को और मेरे पिता को खासकर ये भय था कि अगर ये जाति की गाली देंगी तो ये सह नहीं पाएगी। और यही तो हम, हमारी जद्दोजहद, पूरी लड़ाई, पूरा संघर्ष इसी के खिलाफ तो है। लेकिन ऐसा हम्म, ने मुझे प्रॉमिस किया कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। तो हमारी हम्म, शादी 1 साल बाद हुई, काफी लड़ाई झगड़े संघर्ष के बाद हुई। और उसमें भी राजीव की फैमिली लास्ट दिन आई जब शादी तय हो गई और वेन्यू तय हो गया, तो उन्होंने, तब वो लोग, सारे लोग आए। और उसके बाद भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता रहा, लेकिन अ, एक चीज तो सबसे अच्छी रही कि राजीव जो थे मेरे साथ बिल्कुल मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने कभी मुझे लाइफ में ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरी क्या जाति है या मैं किस बैकग्राउंड से, क्योंकि हमारी जाति के साथ साथ बैकग्राउंड में भी फर्क था। राजीव के माता पिता बहुत पढ़े लिखे थे उनकी, और मेरे माता पिता दोनों 5वीं पास थे। और उनके यहाँ परिवार में इंग्लिश का पूरा माहौल था, उनकी पढ़ी लिखी थी। और हमारी तो, हमारी पहली जनरेशन है, मेरे माता पिता 5वीं पास और हम पहले बच्चे हैं जो पढ़े हैं। बल्कि मैं कहूंगी कि मैं अभी विद्यालय प्रमुख हो तो ये शायद हमारे परिवार की पहली लड़की है जो किसी विद्यालय की हेड बनी है। तो हमारी हम्म, जो संघर्ष है और उनके संघर्षों में बड़ा फर्क है। और उनको बहुत पीढ़ियों से ये चीजें मिल रही हैं, और हमारी पीढ़ी तो हम्म, अभी भी नहीं ले पा रही है वो चीजें। तो जैसे, हम्म, लेकिन अब मेरे 2 बच्चे हैं। एक अभी शांतम सिंह जो अभी सेकंड ईयर में है, और बड़ा बेटा मेरा ग्रेजुएशन कर चुका है। लेकिन मेरे दोनों बच्चे बड़े सेंसिटिव है, कास्ट के इशू को लेके, जेंडर के इशू को लेकर के। और वो हम्म, मतलब वो ये कहेंगे कि हम दोनों, वो हमारे जैसे हैं, मतलब मेरे और हम्म, राजीव जैसे। वो लिबरल है और दलित मतलब उनको कोई, ये कहेंगे कि उनकी सोच हमारे जैसी है बिल्कुल। और वो, मुझे लगता है कि ये हमारी उपलब्धि है कि हमारे बच्चे जो है वो हमारी तरह बने। और उनको, वो भी इन चीजों के खिलाफ बोलते हैं जो हमें चुभती हैं, जातिवाद है, धार्मिक कट्टरता है, या जो भी है, वो हमारे बच्चा हमारी तरह ही सोचते और बोलते हैं। तो मैं इसको अपने जीवन की, अब शादी को मेरे 28 साल हो चुके हैं, तो 28 अच्छा, सालों में मैंने जो अचीव किया वो हम्म, मेरे जो, मतलब मैं कहूंगी कि मेरे साथी, जीवन साथी राजीव सिंह और उनकी वजह से है, इतना कुछ अचीव करना। उन्होंने मुझे बहुत बराबरी का ट्रीटमेंट दिया। मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं महिला हूँ या दलित महिला हूँ, या मेरे को पूरा घर का काम करना है, या मुझे बच्चे संभालने। तो मुझे इस तरह का कभी मिला नहीं है। और हम जो भी काम करते हैं मिलजुल के करते हैं। और साथ में एक घर में डेमोक्रेटिक माहौल है हमारे, और हम्म, डेमोक्रेटिक है। और प्लस ये है कि अगर मैं आज 10 दिन के लिए बैठ जाऊं, मुझे कुछ नहीं करना, तो शायद कोई मुझे टोकेगा भी नहीं, कुछ कर लो, और मैं अपना हम्म, काम कर सकती हूँ। तो इस तरह का ओपन हमारे घर के माहौल में। बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत अच्छी बात आपने रखी, तमाम मुद्दों पर आपने अपने विचार को और अपने अनुभवों को साझा किया। अब मैं जाते जाते जानना चाहूँगा कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो कि दलित समाज से आती हैं, पिछड़ी जातियों से आती हैं, वो कुछ पढ़ना चाह रही हैं, लिखना चाह रही हैं, वो आगे बढ़ना चाह रही हैं, तो उनके लिए क्या संदेश होगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सीमित शब्दों में आप कहें तो क्या संदेश आप देंगे? देखो, एक तो मैं कहूंगी कि जो अम्बेडकर को जो पढ़ लेता है, उसकी, उसको अपने आप से ताकत और हिम्मत मिलती रहती है। ये अपने आप ही सोर्स ऑफ हमारी एनर्जी, सोर्स ऑफ, क्या कहेंगे, हमारे कॉन्फिडेंस का आधार है। डॉक्टर अम्बेडकर
अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर को याद मतलब उनकी मुसीबतों को, उनके काम को, उनके योगदान को उनको पढ़ ले तो हमें कोई और किसी चीज की जरूरत है नहीं। यही हमारा रोज रोज जो है ना बूस्ट करता रहता है हमें। नंबर एक तो मैं ये कहूँगी अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से कि भाई जो भी है एक तो हिम्मत नहीं हारनी और जो सोचा है वो करना ही है। और हमें थोड़ा सा अगर हमें शादी करनी है तो थोड़ा सोच समझ के हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। बाबा साहब ये कहते थे कि अगर लड़कों को लड़कियां देखने का हक है तो लड़कियों को भी लड़के देखने का हक है। बाबा साहब ये कहते थे, मतलब इक्वल राइट की बात करते थे। तो मैं ये लड़कियों से कहूंगी कि हमें एक चीज जरूर देखनी है कि हमें जिसके साथ जीवन जीना है वो वाकई हमारे लिए हमारा रास्ता रोकने वाला तो नहीं होना चाहिए, हमारे साथ चलने वाला होना चाहिए, हमारा सहयात्री होना चाहिए, हमारा जीवन साथी होना चाहिए, पति परमेश्वर नहीं होना चाहिए। और हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा आईएएस ऑफिसर वो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं, साथी हमारा कोई भी हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा ये सोचे कि हमारे विचार जिससे मिलते हैं, मेरे विचार जिससे मिलते हैं, मैं तो उसी के साथ रहना चाहूंगी, तो ये एक बात है। लेकिन अगर हम पद पोस्ट प्रतिभा और ये सब देखने लगे तो फिर थोड़ा सा ये हमें इसमें लगता है कि थोड़ा चुनाव के समय में विवेक सम्मत होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छा घर चाहिए, रिच परिवार चाहिए और आपको अधिकार नहीं मिल रहे तो मुझे क्या लगता है ऐसा घर छोड़ देने में कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर आपका साथी जो चाहे बेशक कम पढ़ा लिखा भी हो लेकिन आपके साथ खड़ा है मजबूती से, आपके आपका हमदर्द है, आपका साथी है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है और हमें इस तरीके से फैसले लेने चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़े। क्योंकि हम सब आंदोलन के साथी हैं। हम कोई घरेलू हमें वैसा जीवन नहीं जीना जो और लोग जीते हैं। हमारा जीवन का पर्पस है, हमको अपने हमें जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हमें इक्वलिटी की लड़ाई लड़नी है, हमें समानता के लिए संघर्ष करना है। तो हमारी लड़ाई जीवन भर की है, सिर्फ कुछ समय की नहीं है। हमें तो अपनी पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ना है। तो हमें जो भी फैसले लेने हैं सोच समझ के लेने हैं। बहुत बढ़िया और बहुत गंभीर बात आपने कही कि हमारी एक दिन की लड़ाई नहीं है, आने वाली पूरी पीढ़ी के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। और जीवन साथी को जो चुनने के मामले में भी जो आपने कहा है बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा है। तो अनीता जी, आपने हमारे इस एपिसोड में बातचीत करने के लिए जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भविष्य में भी कुछ मुद्दों पर आपसे बातचीत हम करते रहेंगे। और हम अपने सब्सक्राइबर्स को भी शुक्रिया कहते हैं कि उन्होंने इस एपिसोड को ध्यान से देखा, इस चैनल को। और अगली बार हम अगर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इसके बारे में बताएं। अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक किस खास कड़ी में फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।